दोस्तों, इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जो पावर और टेंशन से भरी हुई हो। साल है 1914 और यूरोप, जो उस वक्त दुनिया का सेंटर ऑफ पावर था, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा, वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हुआ? एक छोटी सी असैसिनेशन ने कैसे दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया? चलिए उस जंग के असली कॉजेस का पता लगाते हैं और समझते हैं उन राइवलरीज और एम्बिशंस को जो इस डिस्ट्रक्शन का सबब बनी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। पिछली कुछ एपिसोड्स में हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ताकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ सकें। आज हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की दुनिया कैसी थी और वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में मिलिट्रिज्म का जोर था। हर कंट्री अपने मिलिट्री रिसोर्सेज पर फोकस कर रही थी। जर्मनी ने अपनी मिलिट्री को इतना बढ़ा दिया था कि बाकी पावर्स जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस को लगने लगा था कि उनका बैलेंस खत्म हो रहा है। तो फिर हुआ यूं कि ब्रिटेन ने अपनी नेवी को एक्सपैंड किया और जर्मनी ने अपनी न्यू बैटलशिप्स बनाकर ये दिखाया कि वो दुनिया की पावर बनने को तैयार है। लेकिन इस आर्म्स रेस की वजह से टेंशन्स और भी बढ़ गईं। मिलिट्रिज्म ने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां जंग एक सॉल्यूशन बन गया और ये मेंटालिटी हर किसी को वॉर के करीब ले गई। इस दौर में अलायंस सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। यूरोप की पावर्स ने अपने दोस्तों के साथ पैक्ट्स बनाए थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने ट्रिपल अलायंस बनाई, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने ट्रिपल एंटांट बनाया। इन अलायंसेस या दोस्तियों का पर्पस था पीस को मेंटेन करना या अमन को बरकरार रखना, लेकिन इसके उल्ट हुआ। इन अलायंसेस की वजह से अगर एक कंट्री जंग में जाती तो उसके साथ साथ उसके अलाइज भी आ जाते, तो फिर यही होना था कि एक छोटी सी लड़ाई पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। अलायंसेस का ये सिस्टम एक टाइम बॉम्ब बन गया जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। इंपीरियलिज्म भी एक बड़ा कॉज था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज कॉलोनीज के लिए रेस में लगी हुई थी। ब्रिटेन और फ्रांस अपने बड़े बड़े एम्पायर्स के साथ दुनिया पर डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जर्मनी, जो कॉलोनियल रेस में लेट था, अपने आप को पीछे समझ रहा था। बाल्कन्स में सल्तनते उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होने के बाद रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी को अपने इंटरेस्ट वहां नजर आ रहे थे। हर कोई अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए तैयार था। इंपीरियलिज्म के इस कंपटीशन ने यूरोप के रिलेशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल बना दिया था, और इसके साथ साथ नेशनलिज्म ने भी दुनिया को डिवाइड कर दिया था। जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज में नेशनलिज्म का मतलब था अपनी कंट्री को सुपीरियर दिखाना, लेकिन बाल्कन्स में नेशनलिज्म का मतलब था इंडिपेंडेंस। सर्बिया, जो कि एक नेशनलिस्ट स्टेट थी, अपने आप को स्लाव्स का लीडर समझ रही थी और ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। ये चीज़ ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए एक बड़ा मसला बन गई थी। नेशनलिज्म एक तरफ यूनिटी लेकर आता था, लेकिन बाल्कन्स में ये खतरनाक फोर्स बन गई थी। बाल्कन्स यूरोप का सबसे अनस्टेबल रीजन था। ऑटोमन एम्पायर के कमज़ोर होने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। सर्बिया ने स्लाविक इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को प्रोमोट किया, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए एक बारूद का ढेर बन गया। बाल्कन्स को इसी वजह से द पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो फाइनली दोस्तों, 28 जून 1914 को एक छोटे से इवेंट ने दुनिया को बदल दिया। आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के आने वाले रूलर थे, उन्हें साराहेवो में एक सर्बियन नेशनलिस्ट गैव्रिलो प्रिंसिप ने मार दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को ब्लेम किया और एक स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम भेजा। जब सर्बिया ने उस अल्टीमेटम को पूरा नहीं किया तो ऑस्ट्रिया ने जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में अलायंसेस एक्टिवेट हो गई और सिर्फ कुछ हफ्तों में यूरोप एक पूरी वर्ल्ड वॉर में चला गया। यूरोप का स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी के आसपास रिवॉल्व करता था, लेकिन ये बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा था। जर्मनी की इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑस्ट्रिया हंगरी की डिक्लाइन ने इस सिस्टम को इम्बैलेंस की तरफ धकेल दिया। अलायंसेस का पर्पस शुरू में तो पीस मेंटेन करना था, लेकिन उन्होंने इस स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा सख्त और इनफ्लेक्सिबल बना दिया था। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 का होना किसी एक हादसे का नतीजा नहीं था, बल्कि डेकेड से चलते हुए सिस्टम के फेलियर्स का एक नतीजा था।
मिलिटरिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और अलायंस सिस्टम ने यूरोप के पावर स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर दिया था। आर्म्स रेस और नेशनलिज्म ने टेंशन्स को और बढ़ाया। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन सिर्फ एक चिंगारी थी, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो पहले ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, खासकर बाल्कन्स का रीजन जो यूरोप के डिविजन्स का एक सिंबल था। ये जंग हमें ये सिखाती है कि अगर दुश्मनी अनरिजॉल्व्ड रहे और आपस में डायलॉग ना हो और डोमिनेंस को पीस पर तरजीह दी जाए तो अंजाम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन और रिस्ट्रेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जो कि होगी वर्ल्ड वॉर 1 पर। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक की हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा।